मैं मलेशिया में था, टी शर्ट वहीं से आया है। दरअसल वहाँ मीटिंग थी मेरी वहाँ के मिनिस्टर से मलेशियन पार्लियामेंट में। और चूंकि वहाँ गर्मी इतनी है तो मैंने वहाँ कोई सूट वूट लेके नहीं गया था, मैं अपना रेगुलर चला गया था। तो उन्होंने कहा भैया नियम है, या तो आप सूट पहन के आओ या तो ये बटेक पहनो। बटेक क्या होता है? तो बटेक ये उनकी फैशन है वहाँ के, या तो ये पहनो या तो सूट पहनो। तो फिर हमने कहा चलो भाई ये ले लेते। तो वहाँ मैं जब गया था, मेरा फील्ड वर्क के लिए गया था मैं अपने। आने वाली जो किताब है, किताब का नाम है कास्ट ग्लोबल स्टोरी, उसका हिंदी में भी अनुवाद हो जाएगा। तो दुनिया भर की जाति की गतिविधियों को मैं उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें एक चैप्टर है कि मलेशिया में, जो आप लोगों को शायद मालूम हो, तमिलनाडु से वहाँ पर स्टेट पर काम करने के लिए लोगों को ले गए। जैसे यहाँ से गिरमिटिया जैसे लोगों को ले गया था, वहीं से भी तमिलनाडु से मलेशिया कई लोगों को ले गए थे। और मलेशिया में जो लोग गए थे वो बहुजन समाज के थे, क्योंकि काम करना था फसलों वाला, काम करना था मेहनत वाला, मेहनत कर जातियाँ ही जाती है। तो वो वहाँ गए, उनको 2-3 उनकी पीढ़ियाँ चली गई है। तो वहाँ पर 1900 मेरे हिसाब से 20 या 30 के दरमियान मलेशियन इंडियन कांग्रेस नाम की पार्टी वहाँ बनी थी अंग्रेजों के काल में। और मलेशियन इंडियन कांग्रेस जाहिर सी बात है इंडियन लोगों की पार्टी थी। तो तमिल लोगों का वहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो उनका रुतबा भी है। तो वहाँ पे एक बंदा पार्टी के काडर बनते बनते ऑफिस बेरर बनता है, ऑफिस बेरर बनते जनरल सेक्रेटरी बनता है पार्टी का। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पार्टी का उपाध्यक्ष भी बन जाता है। और उसकी जो राइज होती है काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो पार्टी के अध्यक्ष को इनसिक्योरिटी फील होती है, जाहिर सी बात है। तो वो उसको निष्कासित कर देता है कुछ कारणों की वजह से। अभी इसको निकाल देते हैं। तो इसके जो सपोर्टर्स हैं वो आके कहते हैं कि आपने ये गलत किया है, आप ये ना करें। तो इस मामले में, इस चर्चाएं में ये बात बनी कि इसको पार्टी से क्यों निकाला गया। तो ये जब लोगों ने सवाल पूछा तो उनको भी निकाला गया। और ये व्यक्ति फिर जाकर पार्टी छोड़कर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। इनका नाम था एम.जी. पंडितन। एम.जी. पंडितन ये पराया जाति के थे, जो शेड्यूल कास्ट की कास्ट है। और उन्होंने भारत के बाहर पहली दलितों की पार्टी बनाई, इंडियन प्रोग्रेसिव फ्रंट। और वो 1900 मेरे हिसाब से 90 में बनी। और जब वो फिर मलेशिया में वो अपने पार्टी का काम बढ़ाने के लिए चले गए थे, तो उनको एहसास हुआ कि जो लोग सुनने को आ रहे थे वो भी उन्हीं के जाति के लोग थे। वैसे तो वो जात को देख नहीं रहे थे, पर जात की व्यवस्था में उनको ऐसा रख दिया था तो जाहिर सी बात है उनको उनके ही जात के लोग उनको मिल रहे थे। फिर उनको लगा कि हमने भी हमारा, तो उन्होंने कोलिशन पॉलिटिक्स में काम किया। कोलिशन पॉलिटिक्स दुनिया भर के हर डेमोक्रेसी में कोलिशन पॉलिटिक्स होती है। तो उसमें वो सेनेटर बने। सेनेटर बनने के बाद जैसे यहाँ के हम लोकसभा के मेंबर बने वहाँ के, और उन्होंने फिर वहाँ पर अपना काम शुरू किया इंडियन प्रोग्रेसिव फ्रंट के नाम से। उसी के दरमियान यहाँ के आरक्षण से लाभान्वित जो इंजीनियर्स थे, उनको मलेशिया में उस जमाने में 1980 के दशक में पेट्रोलियम इंडस्ट्री का काफ़ी बोलबाला था, अभी भी है। तो ये वहाँ चले गए थे लोग जो इंजीनियरिंग पढ़ के वहाँ। और ये थे अम्बेडकरवादी, उसमें के एक अम्बेडकरवादी थे राजू कामले, जो नागपुर से थे और दिल्ली में सेवा करते थे, मलेशिया में गए। तो उन्होंने अखबार में पढ़ा कि इस एम.जी. पंडितन को उनकी जाति की वजह से, जाति के भेदभाव की वजह से निकाला गया, क्योंकि जो पार्टी का अध्यक्ष था वो एक अलग जाति का था। और ये जाति का वहाँ समीकरण 3 पीढ़ियों के बाद भी या 2 पीढ़ियों के बाद भी वहाँ बरकरार था राजनीति के मामले में। तो जब उन्होंने देखा तो वो गए, उनको मिले और उन्होंने फिर उनको अम्बेडकर के बारे में बताया। तो उनको तो पता नहीं था। तो जब उनको पता चला तो
तो वो उनके बारे में पढ़ने लगे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने 1998 में वर्ल्ड फर्स्ट दलित कन्वेंशन उन्होंने कुआलालंपुर में आयोजित की, जहाँ पर 600 डेलीगेट आए थे भारत से भी, दुनिया भर के। रामविलास पासवान से लेकर कांशीराम फूलन देवी से लेकर अनेक नेता, रामदास अठावले और प्रकाश अम्बेडकर तो वहाँ गए थे। तो पहली दलितों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कुआलालंपुर में एम.जी. पंडितन नाम के सेनेटर, जो दलित समाज तमिलनाडु के थे, उन्होंने वहाँ आयोजित की थी। वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे पंजामूर्ति। पंजामूर्ति जी अभी 76 या 77 ईयर के हैं, वो जिंदा है। तो मैंने कहा कि भाई इनसे भेंट ली जाए, इनका इंटरव्यू किया जाए, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में रिकॉर्ड किया जाए, ताकि ये ऐसे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हमारे समाज में होकर गए हैं और होते रहते, इनके बारे में कभी रिकॉर्डिंग या उसके बारे में नहीं हुआ, और जब भी कुछ बोला गया तो वो गलत बोला गया। तो उसकी वजह से मुझे बैच नहीं थी, तो मैं केवल 3 दिन के लिए, बहुत बड़ा लंबा सफर था, वो किया। और आज सुबह मैं यहाँ पर आया हूँ। बिहार के लोगों के बारे में मेरी जिज्ञासा, मैं जब मेरी पहली पीएचडी कर रहा था साउथ अफ्रीका में, तब बड़ी थी, क्योंकि मॉरिशस में ये बिहारी लोगों का एक टीला है, ऐसा बोला जाता था। बिहारी लोग हैं, ये खाना उस तरह खाते हैं वगैरह वगैरह। पर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता रहा कि बिहारी तो एक पहचान है, पर बिहारी अंदर की कितनी और पहचान है, उसके बारे में मुझे रुचि थी। तो उसकी वजह से ये बात मैं कैरिबियन में गया। कैरिबियन यानी वेस्ट इंडीज में। जैसे वेस्ट इंडीज में हम देखते हैं ये पूरा इलाका, ये बिहार यूपी विशेषकर से। तो जब मैं संशोधन कर रहा था, संशोधन में मुझे ये दिखा कि यहाँ पर जब किसी भी लेबरर को इंडेंजर सिस्टम बोला जाता था, बंधुआ मजदूर टाइप के उसका काम, बट प्रोफेशनल उसको किए थे, तो उसको मुआवजा देते थे। स्लेवरी नहीं था। और ये सफर जो था तकरीबन मुझे लगता है 2 से 3 महीने का जहाज का सफर था, जहाजी भाई या बोट के ऊपर का था। तो जब उनको, अंग्रेजों को, उनके नए नए जहाजा, उन्होंने नए नए राष्ट्रों में जाके अपनी हुकूमत ये बनाई, उनको लेबर चाहिए था, और भारत का लेबर उनको जरूरी था, क्योंकि उन्होंने यहाँ ऑलरेडी 100 साल का उनको यहाँ पर अनुभव था। और यहाँ पर जो भी उगा रहे थे, व्हाइट गोल्ड जिसको कहते हैं, वो कभी व्हाइट गोल्ड शुगर में था, या व्हाइट गोल्ड कभी कॉटन में, कपास में था। और इसको करने के लिए उस तरह का स्किल लेबर चाहिए, ऐसी कोई उसको जाकर नहीं कर सकता। तो उसके सिलसिले में उन्होंने यहाँ के लोगों को रिक्रूट किया। और उसमें खास बात ये थी कि जब उन्होंने एडवर्टाइज की, तो उनके मन में ऐसे लोग थे जो इस तरह का काम करते थे। आप जो खेतों में जो काम करते हैं, वो खेतों में काम करने वालों की जातियां आपको भी पता है, जो आज भी उस तरह से चलती है। तो उनके दिमाग में ये जरूर बैठ गया था, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जब बंगाल का जो राज्य था, वाइसरॉय था, उनकी काफी एलॉबरेट उन्होंने यहाँ के लोगों की जाति की जनगणना की थी। वो ठीक उस तरह से नहीं थी, पीरियड के बाद हुई, पर उनका अभ्यास उस दृष्टिकोण से था। तो जब उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की, तो उन्होंने ऐसे लोगों को ही चुना, उनको महीने के साल के लिए। ये लाइफ बहुत मुश्किल थी, उनके लिए आसान नहीं थी। तो ये बिहारियों की जिंदगी, फिर ये यहाँ का जो वर्ग था, वो कलेक्टर से रिपोर्ट लेते थे। कलेक्टर यहाँ से रिकमेंड करता था कि भाई इतने लोग हैं, तो कलेक्टर की रिपोर्ट में उनकी जाति लिखी जाती थी। कुर्मी हो, कुशवाहा हो, पासी हो, गौंड हो, ऐसी दुनिया भर की जातियां वहाँ पे उसकी। फिर वो जाते थे बंगाल के पोर्ट पर, कलकत्ता के, पर वहाँ पर उनका जो एक डॉक्टर, उनका वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये लायक, जाने लायक है या नहीं, तो कुछ दिनों के लिए वहाँ रखा जाता था। तो उधर भी उनको अभ्यास करके एक पर्ची लिख दी जाती थी, ये तुम्हारी स्लिप, इंडेंजर स्लिप, तुम्हारा उसमें पूरा डिटेल, उसमें नाम, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा गांव और तुम्हारी जात, ये लिखे हुए थे। तो वो लेकर गए और वो रिकॉर्ड वहाँ के आर्काइव्स में उपलब्ध है। तो मैंने उसके आर्काइव में जाके फोटो खींचे और देखे कि वो 1800 मेरे हिसाब से 60 या 70 के दशक से वो आपको रजिस्टर दिखते हैं।
हस्तलिखित रजिस्टर से, और हर एक इंडेंजर लेबर के सामने उनकी कास्ट लिखी हुई है। तो उसका एक अभ्यास अगर करते तो हमको दिखता है, स्कॉलर ने 1990 के दशक में किया था गयाना और सूरीनाम के मामले में, ट्रिनिडाड और टोबागो में भी किया था, जहाँ पर मैं अपना संशोधन करके आया हूँ। तकरीबन 33% ये आज के जाने वाले दलित जातियों से थे, 33% सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद तकरीबन 20 से कम, जो आज के हम 20 नहीं 25 से कम परसेंट वाले, जो आज के परिस्थिति में जिनको हम अति पिछड़े वर्ग के लोग हम उसको कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर तुमको जाकर खेतों में काम करना तो यही जातियां जाकर करती थी, पर उसमें ये बात हुई कि इतने ज्यादा लोग वहां गए, और उसमें पीछे एक तो ये था कि भाई जिंदगी में थोड़ा सा अच्छा हो जाए, जो भी कुछ थोड़े पैसे कमा ले। पैसे तो उसमें ये नहीं थे, और इतना दूर आदमी रहता है, आने जाने में तो बहुत लोग वहीं रह गए। दूसरा ये था कि अपने जाति से छुटकारा पाने का, और ये हर जगह हर सोसाइटी में हुआ है जहाँ जहाँ ये बंधुआ इंडेंजर लेबर लेने गए। तो ये जब गए तो इन्होंने अपने जाति को फिर वहाँ कुछ 1-2 पीढ़ी के बाद बदल दिया। ये बहुत समय ये भी देखा जाता है, माना जाता है कि इन्होंने ब्राह्मण लोगों का नाम ले लिया। तो आज वहां पर महाराज नाम का एक सरनेम है। अब महाराज मुझे पता नहीं यहाँ पर कौन सी कास्ट है, यहाँ कोई कास्ट है क्या महाराज नाम से? महाराज खानसामे को भी बोलते हैं जो लोग। हाँ, वो शेफ जो रहता था। और दूसरा जो महाराज कोई टाइटल जो ब्राह्मणों में जो सबसे नीचे वाले गिरी, उनको भी बोलते हैं। हाँ, वही वो लोग थोड़ा लिखते हैं गिरी। तीसरा है कि जो बड़े बड़े मठों में भी होते हैं उनको भी महाराज बोलते हैं, साधुओं को भी। तो वो डिफरेंट कास्ट के भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा। और नहीं, भट्ट लोग भी, कहीं भट्ट जो भट्ट जाते वही गिरी हुआ। हैं महाराज लोग नहीं, थोड़ा भट्ट और गिरी सेम है, और वो ब्राह्मण है लेकिन बिहार में ओबीसी है। अच्छा, उनको लोवेस्ट ग्रेड के। नहीं, अब ये महाराज इसके लिए मैंने पूछा कि वहां पर इतने लोगों के सर में महाराज है, क्योंकि महाराज ये टाइटल है, ऐसी कोई गोत्र से पैदा हुई जाति नहीं है। नहीं, तो और वो महाराज वहां पर ब्राह्मण है, तो जितने भी वहां महाराज है वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं। तो अब उसके ऊपर काफी जाति की संवेदनाओं को लेकर काफी चर्चा है। हालांकि वो अभी जिस तरह से जाति को हम भारत में देखते हैं उस तरह की जाति वहां नहीं देखने को मिलती है, पर जाति की अवस्था, व्यवस्था नहीं, अवस्था जिंदा है। तो हम जब एक संशोधक के रूप में सवाल पूछते हैं कि भाई जाति का ये आज का ड्रेस कैसा दिख रहा है, 100 साल पहले तो जैसा था वैसे तो नहीं दिखने वाला है, और ये तो जितने दूर गए, तो जाति कैसी बरकरार रही कि यहाँ का जो खेत खलिहानों में काम करने वाला आदमी था वो कबीरपंथी था, वो अलग अलग पंथों को मानने वाला था, और वो गाने वगैरह बोलने वाला था। रामचरितमानस एक उनका एक फैक्टर बन गया था, क्योंकि लोग यहाँ पर उसको ये करते थे। रामचरितमानस ट्रिनिडाड टोबागो में उनका मान लो एक राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है वहाँ के भारतीय लोगों का, गीता वगैरह नहीं है। तो इसके लिए जब गीता को बोला जाता है कि राष्ट्र ग्रंथ वगैरह है, तो अगर हम इनके देखें तो इनके लिए तो और अलग तरह का रामचरितमानस है। और इस अभ्यास में मुझे फिर ये लगा कि इनके बारे में और जानने की जरूरत है कि ये लोग हैं कौन जो इतने जिद्दोजहद से खुद को ब्राह्मण या बाकी कास्ट के बारे में कह रहे हैं। तो फिर उसमें फिर ये भी है कि जो खुद को एक विशेष जाति के जो सरनेम्स होते हैं जो खुद लगाते हैं, शर्मा हो गया या जो भी हो गया, तो वो लोग फिर इनको कहते हैं कि आप तो उस तरह के ब्राह्मण नहीं है। और उसके चलते हालांकि छुआछूत नहीं है, और वो खुद भी कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते, पर जाति की टाइटल जरूर लगाते हैं। तो ये जो कंटेक्स्ट हमको समझना आना चाहिए, और ये बिहार के या उत्तर भारत या ये उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ इलाकों बंगाल के लोगों के जो कई पीढ़ियों से वहां बसे हुए वो लोगों की कहानी है। अब उसमें मुझे एक व्यक्ति मिला जो कुर्मी जाति से है, और वो वहां पे पंडित है, क्योंकि कुर्मी जाति के लोग भी जो है या पिछड़े जो है, उन्होंने ब्राह्मणों ने उनके साथ जो व्यवहार किया
उसको ठुकरा कर उन्होंने अपना अपना एक हिंदू धर्म के इसमें उन्होंने अपने मंदिर बनाए, अपने संस्थान बनाए और वो पंडित बन गए। और वहाँ पंडित तुम बन सकते हो क्योंकि वहाँ पे जाकर तुमको सर्टिफिकेट लेना होता है। सर्टिफिकेट तुम पंडित की पंडिताई ले लिए हो तो हाँ तुम बन सकते हो। तो उन्होंने फिर वो बना दिए। और ये पंडित, हम उनको पंडित ही कहते हैं, इनके मैं मंदिर में गया तो इन्होंने फिर इनकी दास्तान सुनाई कि जो ब्राह्मणवादी मंदिरों पे ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा जो वहाँ दूसरे ट्रस्ट में है, वो इनको किस तरह से इनके साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह से इनको दूर रखते हैं। तो वहाँ पर भी जो है ट्रिनिडाड में आरएसएस के संगठन जैसी शाखाएं वहाँ पर भी है। वहाँ के लोग यहाँ पर भारत से कल्चरल प्रोग्राम, बहुत भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ये करता है अपने भारत के मूल निवासी लोगों को यहाँ लाने के लिए। तो काफी लोग यहाँ पर आए, उसमें के एक व्यक्ति यहाँ पर आए, आरएसएस की ट्रेनिंग उन्होंने बनारस और अन्य जगह जाकर उन्होंने वहाँ पे की, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद 1970 के दशक से एक्टिव है। उसके पहले आर्य समाज था, तो हिंदू की विचारधारा ये चलती रही। तो जब आए यहाँ बढ़े और वो आज उसी तरह से वहाँ पे काम चलाते हैं। तो देखिए ये जो अलग अलग पहलू है ये काफी रोमांचित है। बट हमको ये हम यहाँ भी ये फीलिंग्स हैं। आप कभी जाइएगा हरिद्वार में या और भी बड़े शहरों में भी भीख मांगते हैं लोग, तो वो भी इसी तरह से वो अपने को ब्राह्मण ही बोलते हैं, सब चाहे वो जिस जात का हो। जी जी वो एक चूंकि ब्राह्मण के नाम पर उसको आदर सम्मान मिलता है, कुछ मिल जाता है, इसलिए ये प्रवृत्ति है। इवन हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी देखते थे, शेड्यूल कास्ट के अधिकतर विद्यार्थी अपनी जात ही छुपाते वो कुछ बोल देते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ भी है। आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बना है वो मुर्दे की तरह जीने की जिंदगी बन जाती है। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह से खुद का सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम मरे हुए लोग हो। और मुर्दा लोग समाज के लिए, लोगों के लिए एक बोझा होते हैं। कभी मुर्दा को अगर आप उठाए हो तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से इसका चयन होता है। और मुझे लगता है कि आज के परिस्थिति में आपने जो कह रहे बात, उसको ही मुझे लगता है कि हमारे समाज में आत्मविश्वास डालना बहुत जरूरी है। विशेषकर जो मध्यम वर्ग बना है आरक्षण की वजह से, और ये भारत की नहीं, अमेरिका में भी हुआ है, अलग बाकी मलेशिया में भी, वहाँ पे भूमिपुत्र नाम के वहाँ के मूल निवासी है, उनमें भी ये मिडिल क्लास बना है। इसको आरक्षण मिला तो नौकरी मिली। नौकरी क्या होता है कि एक सेफ्टी होती है, नौकरी परमानेंट नहीं होती है, एक सेफ्टी होती है। सेफ्टी जैसा बैंक आप जाते हो, बैंक आपको लोन देती है, जो भी ये करती है, ये एक आइडिया है, सेफ्टी है। बाकी लाखों करोड़ों उनके इस खजाने में थोड़ी है, वो तो घूम रहे हैं। उसी तरह से भारत में आज की परिस्थिति में बहुजन समाज का जो युवा है वो आधा पढ़ा लिखा उसकी कॉन्शियसनेस से है। क्योंकि यहाँ पर सामाजिक ट्रेनिंग देने वाले जो संस्थान एक जमाने में होते थे वो नहीं है। तो वो बेचारे सोशल मीडिया पर जा रहे हैं या कहीं मीडिया पर जाकर जानकारी ले रहे हैं, और कभी कभी वो पूरी जानकारी नहीं होती है, इसकी वजह से वो विक्टिम बन जाते हैं। तो समाज में जो खुद को पॉजिटिव देखना, खुद की इमेज को देखना, ये तभी होगा जब हम खुद को एक गौरवशाली इतिहास के रूप से देखेंगे। हम भी एक, हमारा भी एक इतिहास है, हम भी एक, और इतिहास हमेशा मिथकों से भरा होता है। तो जरूरी नहीं होता है कि इतिहास में 1 + 1 = 2, 1 + 1 कभी कभी 11-12 लोग लिख देते हैं। पर इतिहास में अपनी एजेंसी, यानी हम हैं क्या जिंदा, उसके बारे में उसका जो दृष्टिकोण है वो लाने के लिए मुझे लगता है हमको खुद के इतिहास से जाना होगा। देखिए, मैं बहुत बार कहता हूं, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे दादी से, तुम्हारे दादा से, तुम्हारे नाना से, तुम्हारे नानी, यहां से शुरू करो। अगर उसके पहले की पीढ़ी मालूम है तो उनसे शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा जो जीना है वो उस श्रृंखला से तैयार हुआ है। तो अगर आपको आपके दादी, दादा, नाना, नानी या उनके रिश्तेदार जो सीनियर थे उनका अनुभव अगर आपको मिला हो तो वो तुम्हारे स्रोत है आदर्श के। और वहां से ही अगर हम उस ऊर्जा को लेकर आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सके। अमेरिका में जो है, वहां के काले लोगों ने, ब्लैक लोगों ने खुद का इतना बड़ा एंटरप्राइज तैयार किया है
कि आज दुनिया भर के लोग ब्लैक होने के लिए तरस रहे हैं। ये रैप और जो बाकी चीजें हैं ये उन्हीं की नकल करते हैं। ये इंडस्ट्री एक जमाने में ब्लैक, आज भी इंडिया में ब्लैक यानी खूबसूरत नहीं है। हमारे पास गाने कैसे होते हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरियां कलाइयां, गोरिया कलाइया, गोरा गोरा रंग, गोरा ये गोरा वो। तो यानी ये जो विचारधारा है यहां पर भी रुझ गई, पर ब्लैक लोगों ने खुद को उनके चश्मे से नहीं देखा, उन्होंने खुद को अपने पुरखों के चश्मे से देखा। हमारे समाज में पुरखों को लेकर एक बहुत ही नेगेटिविटी और इंसल्टिंग भावना है हमारे खुद ही में। हमारे पुरखों को हम उस विचार से नहीं देखते, उस सोच से नहीं देखते कि भैया ये भी तो कुछ है। इनको पुराणों में, शास्त्रों में दानव लिखा गया, इनको क्रिमिनल बना दिया, इनको राक्षस बना दिया और हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमारा व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना यही है कि जब हमारा दुश्मन हमारे पुरखों को गाली दे रहा है तो हम उसके गाली की तरफ ध्यान न देकर हम अपना काम करें। जैसे भारत के आज भी आदिवासी जो लोग हैं उनमें ये जिंदा क्यों है उनकी कौम, क्योंकि वो ये बाकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच को अपनाते नहीं है। हालांकि वो तो बोले थे भाई तुम्हारा चले जाओ, हम हमारे इसमें जाएंगे। इसकी वजह से आज भी कोई भी आदिवासी व्यक्ति को अगर आप पूछते हो तो वो अपने संस्कार के बारे में काफी कॉन्फिडेंस से बता सकता है, पर जो अर्बन दलित मध्यम वर्ग है उसको पूछो, वो अपने बाप के बारे में भी सीधा नहीं बोल सकता है। क्यों ये हुआ है? क्योंकि हमने हमारे बाप को हमारे दुश्मन की नजर से देखा है। और जाहिर सी बात है भाई, तूने आरक्षण लिया है, तूने इसका फायदा लिया है, यानी तूने कुछ गलत कर दिया है, तूने कुछ एकदम पाप कर दिया है। या नौकरी भी कर रहे हैं सम्मान की, तो नौकरी सम्मान की नहीं की है, कुछ ना कुछ गलत ही किया है। और हमारे समाज में एक व्यक्ति गलत करता है तो पूरे समाज को उसका भुगतना पड़ता है। ऑफिसों में अगर कुछ हो जाता है तो बाकी लोगों को उसको मान लो डिफेंड करना होता है। और यहाँ पर हजारों करोड़ों की बैंक के पैसे लेकर लूट कर ले जाने वाले, यहाँ पर मैंने तो मेरी किताब में भी बताया है कि करप्शन की भी जातियां हैं यहाँ पर। तो हम कभी उसको ये नहीं करते। अभी विजय माल्या देखो, विजय माल्या का हमें पता है अभी फरार है, कर्नाटक का ब्राह्मण है वो। पर कभी हम ऐसा बोलते हैं कि कर्नाटक के ब्राह्मण करप्ट है, क्योंकि कर्नाटक के ब्राह्मण, विजय माल्या उसकी जात है हमको पता ही नहीं है, पर एक मायावती कुछ करती है या मांझी कुछ करते हैं, पासवान कुछ करते हैं, तो यहाँ का पूरा भारत का दलित समाज को अभी उसको डिफेंड करना होता है। मुझे भी टीवी पर बुलाते तो बोलते हैं कि मायावती ये, मैंने उनको बोल दिया था कि भाई देखो भाई ऐसा है कि अगर तुम मुझे बार बार बोलोगे मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, क्योंकि बार बार कहते थे कि भाई मायावती ने ये किया, मायावती ने वो किया, मायावती ने फलाना बिस्ताना किया। तो फिर मैं बोलता था तेरी जात के लोगों ने ये किया, मैं उनको बताता था, क्योंकि उनकी जात मेरे को पता, जो पोस्ट होते थे फिर मैं उनको गिनाता था कि भाई देख बनिया लोगों ने इतना किया, ये किया। तो फिर वो जब तक हम, और मुझे लगता है हमारी लड़ाई जो है वो सम्यक विचार से होनी चाहिए। बहुत से टाइम क्या हो जाता है कि हम लड़ने पे उतर आते हैं। लड़ने का समय जो होता है वो भावनिक होता है, भावना ज्यादा है बहती है लड़ते समय। पुलिस साहब को तो पता है कि उसके लिए उनको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी भावनाओं को। और हमारे समाज में क्या है कि देखिए, अपने समाज में नहीं, कोई भी समाज में, जिस समाज के पास आर्थिक या मटेरियल बल नहीं है वो भावनाओं के आधार पर ज्यादा जीता है, क्योंकि भावनाएं उनको जीने का कारण देती है। इसके लिए धर्म संस्थान बढ़ते रहते हैं। जिसके पास अधिक संपन्नता है, अधिक यानी अपने जीवन से लगने वाली जो भी उपजीविका है, उनको बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो गरीब है वो आहत होता है भावनाओं को लेकर। इसके लिए भावना उसके लिए काफी एक अतीत बन जाती है। अगर उसको कुछ बोलोगे जो वो लड़ने पे उतर जाता है। और ये जो है, ये आज का अपने ऊपर राज करने वाला जो सिस्टम है वो जानता है। और इसके लिए दलित समाज या बहुजन समाज को यहाँ पर इमोशनल रिएक्शनरी ग्रुप यहाँ तक सीमित रख दिया है। अगर आपका कोई ओरिजिनल प्रोग्राम होगा आप सरकार के पास या कहीं पर लेके जाओ या कोई संस्थान में लेके जाओ, कोई ओरिजिनल प्रोग्राम होगा तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। पर वही बाबा साहब को कुछ बोल देंगे या तुम्हारे समाज के बारे में कुछ बोल देंगे और तुम्हारा पूरा अटेंशन जो प्रोडक्टिव काम करने की तरफ था वहां से दूर होकर आप रिएक्शन में लग जाते हो। अब देखिए, लड़ाई का एक नियम होता है। अगर ये पहाड़ है, अभी गोलान हाइट्स यहाँ पर है जो सीरिया में, इजराइल ने अभी उसको ये किया है। गोलान हाइट्स एक
हाइट क्या कहते हैं उसको, पर्वत के ऊपर की एक हाइट है। अगर आप भी जानते हैं कि अगर ऊपर से अगर मैं पत्थर फेंक के मारूं तो वो बंदूक की तरह, गोली की तरह जाता है। नीचे से अगर मैं मारूं तो पता नहीं वो आधा भी ऊपर आएगा या नहीं। हमारी लड़ाई उस तरह की, हम नीचे हैं, हम वहां से पत्थर फेंक के मार रहे, जो व्यवस्था के ऊपर बैठा हुआ है उसको तो वो उसका कुछ हो ही नहीं रहा है, पर वो अगर वो सिर्फ यहाँ पे से कुछ कंकड़ भी फेंक देता है तो न जाने कितने केसेस, कितने कैजुअलिटीज और कितनी नुकसान पीढ़ियों का होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में एक चैतन्य इस तरह का रहना चाहिए कि अगर लड़ना भी है तो इस तरह से लड़ो, चेस की तरह लड़ो। चेस लड़ाई जो होती है ना, चेस में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, दोनों को उतने ही नियम होते हैं, उतने ही प्यादे दिए जाते हैं और समान लड़ाई होती है। अब उसमें जो जीतता है वो जीतता है भाई। अगर वो चेस में उसको सिर्फ 5 प्यादे दिए गए और बाकी नहीं दिया गया तो लड़ाई समान नहीं है, वो गेम ही शुरू नहीं होगा। चेस कैसे शुरू करोगे? हम जो है चेस शतरंज की तरह खेलना चाहिए। हमारी जीवन की जो सोच है उसको भी इस तरह से लेना चाहिए। आज की व्यवस्था में इसको और 2-3 मुझे लगता है पीढ़ियां लग सकती है इस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए। तब तक हमारे समाज को हमने कलेक्टिवली तैयार करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, बाबा साहब पढ़े लिखे आए, बाबा साहब को सामाजिक आंदोलन करना नहीं था। पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है भाई? अम्बेडकर साहब पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है? नौकरी करता है भाई। फैमिली वाले सब लोग हैं यहाँ पर, जितने भी हैं, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है। पर बाबा साहब को वहां पर शिवराम जानमा कांबळे नाम के एक महार मिलिट्री से रिटायर हुए, ब्रिटिश मिलिट्री में काम कर रहे हुए एक व्यक्ति थे। वो अंग्रेजी बोलते थे, वो काफी होशियार आदमी थे। शिवराम जानमा कांबळे, ये महारों की भर्ती बंद हो गई थी मिलिट्री में, उन्होंने कर दी थी, तो उसके खिलाफ एडवोकेसी करते थे, काफी एक्टिव आदमी था। तो शिवराम जानमा कांबळे, ये जो हमारे पुरखे हैं, इन्होंने अंबेडकर को देखा कि ये नौजवान लड़का पढ़ के आया है, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है, इतने सारे उसकी एक रुचि है। तो वो शिवराम जानमा कांबळे बाबा साहब को आंदोलन में अपने ले आते हैं, पुणे में ले आते हैं। और जो भीमा कोरेगांव का है, भीमा कोरेगांव को इंट्रोड्यूस करने वाले शिवराम जानमा कांबळे हैं। वो बाबा साहब को देखते हैं, परखते हैं, इस बच्चे को अगर मैं तैयार करूंगा, इसको सपोर्ट दूंगा तो मेरे समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो शिवराम जानमा कांबळे जैसे ही हमको हमारे समाज में बनने हैं, ताकि हम और अंबेडकर पैदा कर सके। अभी हमारे में क्या है कि हम अंबेडकर बनना चाहते हैं, पर शिवराम जानमा कांबळे हमारे पास नहीं है। या फिर उनके पिताजी भी जो थे, सूबेदार रामजी अम्बेडकर जो थे, वो भी, उसका भी एक शीर्ष नहीं है। बाबा साहब के ऊपर मुझे जीवनी लिखने के लिए 2019 में एक पब्लिशर ने साइन कर दिया था। तो जब मैं संशोधन कर रहा था, इस चीजों के बारे में मुझे पता चला था कि बाबा साहब की जो बैकग्राउंड है उस तरह से बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है, बाबा साहब भी एक हर जगह होता है कि एक एक्सीडेंट की आउटपुट है। वो तो ये सोच के नहीं आई थी कि भाई जाके मैं मूवमेंट करूंगा या जो भी करूंगा, उन्होंने यही सोचा था कि भाई जो भी जिंदगी में है करूंगा। और फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी थी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकर थे। बाबा साहब क्या था कि एक बड़ा, मतलब फाइनेंस फील्ड में बड़े, फाइनेंस क्या है कि आंकड़ों का खेल है, और इसमें बहुत ध्यान से उन्होंने, हालांकि ब्रिटिश की टैक्स नीति के ऊपर पूरी पीएचडी, पूरा थीसिस लिख दिया था, उसके रिसर्च भी किए थे उन्होंने। तो बाबा साहब की जो कल्पना थी कि भैया एक अकादमिक रूप से अगर आप समाज को बता सके, तो आदमी, उस बाबा साहब की खासियत थी कि वो एक विषय को लेकर चले और जीवन के अंत तक सोचे कि भाई मेरे समाज के लोगों को जब तक मैं, मतलब ये कोरोना है, इसके लिए बोधिसत्व की उपाधि उनको दी गई है कि भाई जब तक मेरे समाज के लोगों को ये हक और न्याय जब तक नहीं मिलेंगे, मैं लड़ता रहूंगा। तो प्रोफेशनल लाइफ उनकी 1919 में उन्होंने साउथ बोरो के सामने जो आरक्षण के लेकर उन्होंने जो प्रस्तुत किया था माइनॉरिटी के हक के लेकर, तो 1956 तक समाज ही उनके लिए एक केंद्र बिंदु था। और जब समाज के बारे में सोच रहे तो जाहिर सी बात है अपने लोगों के बारे में, खुद के बारे में भी सोच रहे। तो मुझे लगता है साथियों, हमारे समाज में जब भी, जहां पर भी अपने चुनिंदा लोग जो बड़े पद पे गए हैं, उसके लिए 2 तरह की रिएक्शन हमारे में आती है। एक हमारी ओरिजिनल रिएक्शन क्या, खुश हो जाते हैं, अरे हमारे डीजी साहब है, वाह। दूसरी रिएक्शन है
यह है करप्टेड रिएक्शन, ये तुम्हारी नहीं है, किसी ने दी गई है। वो कैसा बना वहां पर, इसने कुछ तो किया होगा, कुछ तो घपला होगा, उसके 10-12 जो भी। हमारे में ये करप्टेड जो सोच है वो अपनी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, किसी और की दी हुई है। हम वो हावी हमारे पे हो जाती है, और हमारा जो नैसर्गिक रिएक्शन है कि भाई हमको अभिमान है इस चीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो मुझे लगता है हमको भी अभी से, जब भी कुछ राजनीति की बातें होती हैं, जो भी होती है, अपने समाज में एक आदत है कि सबसे पहले गाली अगर राजनीति की बात आई तो अपने लोगों को देते, और ऐसी गाली देते कि चुन चुन के देते। अगर कार्य उसी तरह का एक्ट कोई और करता है तो दिल में सोचते कि नहीं ठीक है, एक बार माफ कर देते हैं। ये जो अकाउंटेबिलिटी का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी मत करे तुम्हारे प्रतिनिधियों से, पर वो इस तरह से करे कि उसमें सिविलिटी हो, उसमें एक डिग्निटी हो। पर आज की परिस्थिति में छोटे छोटे भी कोई पद पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर के नए आइकॉन्स हमको ही बनाने पड़ेंगे, और वही तुम्हारे समाज के एम्बेसडर बनने वाले हैं, वही तुम्हारे हकों की रक्षा करने वाले हैं। और देखिए क्या होता है कि बहुत समय लोग, जैसा हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि फॉरेन कंट्री में कम से कम 100 बहुजन समाज के लड़के लड़कियों को डिग्रियां PhD तक पढ़ाएंगे, उनके लिए हम ट्रेनिंग करेंगे, सब करेंगे। काम हमने शुरू कर दिया था 2014 से। तो फिर उसमें यह लगा कि भाई हम सब इतने रिसोर्सेज दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और अगर ये खरे नहीं उतरे तो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बन जाती है कि वो इट्स बाउंड टू फेल। अगर आप पिता हो या आप माता हो, जो भी हो, आप आपके बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो पर नफरत नहीं करते। अगर वो नहीं कर पाए तो आप समझ भी लेते कि यार कम ज्यादा हो जाता है। उसी तरह की भावना हमको हमारे लोगों की तरफ रहनी चाहिए, एक पिता के रूप में देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर पिता के रूप में समाज को देखते थे, इसके लिए अपने इतने जितने भी नठल्ले थे उनको माफ करते थे। हालांकि उनके जो MC राजा, जो साउथ इंडिया के एक जमाने में गांधी के साथ थे, वो इतना बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, बाद में बाबा साहब के अनुयायी बने। बाबा साहब ने कभी उनको ये नहीं किया। जगजीवन राम जी बात की जाए तो अगर हम ये उनके प्रतिस्पर्धी देखेंगे, बाबा साहब को तो कांग्रेस की राजनीति थी कि भाई छोटे जाति में बंदिश करके रख दिया था, तो वहां के चमार थे, बाकी जातियां थी, वो कह रही थी, तो बाबा साहब ने उनको, वो अपने अनुयायी बन गए। तो ये जो दिल होता है एक पेरेंट का दिल, ये या जो माता पिता का जो दिल होता है, ये एक अलग स्वभाव से देखता है, एक सहृदय से देखता है कि इसका एक अलग कारण हो। तो जब तक हम उसी भावना को समाज में नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता साथियों हम नेक्स्ट जो पीढ़ी बनाने की सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। आज की परिस्थिति में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसके कारण भी है दलित राजनीति। आज के पीरियड में हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं जो अम्बेडकराइट विचारधारा की राजनीति है, जो एक ऑर्गेनिक राजनीति थी, जो एक ऑर्गेनिक सोच थी, वो आज हमारे समाज में पॉलिटिकली, इलेक्ट्रल पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। इसके उदाहरण आपको चुनाव के निकालों से दिखेंगे, राज्य के निकालों से देखेंगे, लोकसभा में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है। अब बहुत समय यह हो जा रहा है समाज में, जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे लगता है राजनीति एक आर्म है, पूरा आर्म नहीं है। मतलब दो, समझो अगर हम फर्ज करें शरीर के 2 अंग है, राजनीति एक है, तो सारा एक तरफ नहीं है, दूसरा भी है। ये हमारे कल्चरल, एजुकेशनल, हमारे रिसोर्सेज, संसाधन है, उसको बनाना होगा। देखिए दुनिया में राज करने वाला जो समाज है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, वो बाकी चीजों से एक्टिव है। ये किसी का भी उदाहरण लीजिए, यहाँ का जैन समाज लीजिए भाई, यहाँ का जैन समाज लीजिए, वो जो वैष्णवाइट विचार को मानता है। यहाँ के बनियों को लीजिए भाई, बनिया समाज के कितने प्रतिनिधित्व है तुमको दिखते। यहूदियों का उदाहरण लीजिए, यहूदी कहाँ दिखते, पर भारत के और इसराइल की राजनीति वही चला रहे। अगर हम इससे कुछ सीख ले सके तो तुम जो है, तुमको जो बनना है, हमको जो बनना है, हमको ये डिसाइडिंग फैक्टर, बाबा साहब ने ये बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था सेपरेट इलेक्टर में, जो नहीं हो पाया, और उसका हमको एपिसोड पता भी है कि 2 मत अधिकार मिलते तो हम बनते थे, पर ये वोट के अधिकार की वजह से हम डिसाइडिंग फैक्टर बन गए हैं। पर उसके अलावा भी चुनाव में हम जब वोट देने जाते हैं वो 1 दिन के लिए देते हैं, वोट 1 दिन के लिए होता है,
और उसका नतीजा जो भी आता है वो हमको उसका लेना पड़ता है। तो वो एक दिन के वोट को हम कितनी तरह से देखें, अगर उसको 24 तरह से 24 घंटों के हिसाब से देखें तो एक ही दिन है, और वो एक ही समय है जब आप वोट दे रहे, 5 साल में एक बार फर्ज करो। पर बाकी दिन क्या करोगे? बाकी दिन हमारा काम है कि ये जो इनविजिबल रिसोर्सेस है उसको हमको तैयार करना होगा। शिक्षा के माध्यम से यहाँ के बहुजन समाज ने अपने लोगों में शिक्षा बहुत अच्छी तरह बढ़ाई, बहुत अच्छा काम हुआ है। अब हमारे समाज में क्या हुआ है कि क्लैरिटी नहीं है। बाबा साहब के इर्द गिर्द हम इकट्ठा हो गए हैं और वो पता भी है, पर बाबा साहब की कौन सा चरित्र हमको समझना है और स्वीकारना है, इसके बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं साथियों, मुझे नहीं लगता हमको इसकी दूरदृष्टि समझ आएगी। केवल ये कह रहा हूं कि बाबा साहब और बाबा साहब को लेकर संविधान और संविधान को लेकर नौकरियां, नौकरियों को लेकर हक और अधिकार, यहां तक हमारा आंदोलन सीमित है जहां तक मुझे दिखाई देता है। और अगर इसको देखते हैं तो ये अर्बन यानी शहरी इलाकों तक सीमित है। जो गांव देहातों में लोग रहते हैं, जैसे मैं एक बार गया था वहां पर, महाराष्ट्र की बात करता हूँ या कोई और भी गया था, शायद कर्नाटक में भी गया था, वहां की व्यवस्था इतनी विचित्र है। वो भी आज जैसे हम तो शहरों में बोलते हैं कि मनुधर्म ये वो है, मनुधर्म वहां जिंदा है और वो इतना फल फूल रहा है। और उनकी जो डिमांड है, उनकी जो नीड्स है, वो हमारी नीड जिस दिन बनेगी वो है मेरे हिसाब से अंबेडकर आंदोलन का नेक्स्ट स्टेप। अगर हम केवल, बाबा साहब रोए कि मेरे आंदोलन का फायदा, उनके जमाने में की बात है, केवल शहरी भाग के लोगों को हुआ है। बाबा साहब रोए, उनका कहना था कि मेरे गांव के लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, ये उनका ये था। और वो फिर वो जमीन के आंदोलन वगैरह वगैरह आंदोलन में गए। हमारे समाज में भी मुझे लगता है साथियों एक दूरदृष्टि को लेकर कि संविधान है तो ठीक है भाई, तुम्हारे रिसोर्सेस कहां पर, तुम्हारे पास बाकी क्या है दिखाने के लिए? तो एक है तो भाई तुम्हारा कल्चर, उसको बढ़ाओ और मटेरियल रिसोर्सेस की तरफ भी ध्यान दो। भूखा पेट आदमी कुछ नहीं कर सकता, बुद्ध ने तो कहा था कि भाई ध्यान भी नहीं कर सकता। तो तुमको जब तक ये रिसोर्सेस नहीं बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए मैं जो हमारे युवा साथी है उनको ये कहता हूं कि तुम जो भी बाकी है कि मेंटरशिप भी कर रहे हो या खुद को भी बना रहे हो, तो पहले इन चीजों के ऊपर ध्यान दो। हमेशा क्या हो जाता है कि जो आंदोलन में जो लोग लग जाते हैं, स्पेशली युवा, जब उनके पास नौकरी नहीं होती है, संसाधन नहीं होती है, वो क्या देखते हैं कि कोई चौधरी को देखते हैं। हमारे यहाँ के जो या जिनके जात जो जमींदार वर्ग के लोग हैं, उनके पास जमीनें हैं, जमीनों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और उनको सालाना उसका उत्पन्न मिलता है, तो वो जाहिर सी बात है उस तरह की राजनीति कर सकते हैं, उस तरह का शोषा कर सकते हैं। हमारे को भी लगता है कि भाई मैं भी उसी तरह से रहूं, अच्छी बात है, रहना चाहिए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह समझ लो अगर आपके पास उस तरह के संसाधन नहीं है तो आप कहां तक कर पाओगे? तो फिर आप समाज के ऊपर निर्भर होते हो। समाज के ऊपर निर्भर होना अच्छी बात है। हमारे समाज में एक अच्छी बात है कि हम जो समन संघ है, जैसा संघ के लोगों को, संघ को लोगों ने पाला, उसी तरह से हमारे लोग भी एक्टिविस्ट लोगों को पालते हैं। पर हमारे इसमें अभी एक दृष्टि होनी चाहिए कि जातीय व्यवस्था के या बाकी जीवन की व्यवस्था के ऊपर अगर सोचना है तो हमको उसके इर्द गिर्द रहने वाले पेरीफेरी के लोगों के साथ रहकर आपका मुक्त नहीं होने वाली है। फर्ज करो अगर आपको जाति के खिलाफ लड़ना है तो आप ऐसे लेवल पे जाओ जहां पर आप उनके ऊपर हावी हो सकते हो। तो बाबा साहब ने जो शहरी भाग, शहरों की तरफ जाने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था वही एजेंडा था। बाबा साहब को आपको पता भी है, उन्होंने कहा था कि भाई सेपरेट सेटलमेंट भी चाहिए। उसके पीछे बहुत अच्छी कल्पना थी बाबा साहब की। देखिए गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग जो है माइनॉरिटी में होते हैं, एक तो माइनॉरिटी है, दूसरे वो उनके एवरीडे उदर निर्वाह जो जीने के लिए जो लगता है वो ऐसे लोगों के ऊपर निर्भर है जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, एट्रोसिटीज कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था रिपीट होती है। आज भी व्यवस्था में माइनॉरिटी है तो ये खुद का बल यूज भी नहीं कर सकते। अगर इनके घरों को जला दिया, बताने टोला कर दिया या जो हो गया कर नहीं सकते माइनॉरिटी। बाबा साहब ने बोला दलितों के विशेष गांव कर दो, तो अगर लड़ना भी पड़े तो मुकाबला समान लोगों का हो और उनको जमीनें दे दो। तो बाबा साहब का ये जो विचार है, जब तक हम उनको संविधान के चौकट के बाहर लेकर नहीं आएंगे, मुझे लगता है हम उसी के अंदर फंसेंगे।
तो मैं आपको अपील करता हूँ कि आप भी इसी तरह, बिहार से तो काफ़ी अपेक्षा है, क्योंकि दुनिया भर में बिहार का नाम है धम्म की वजह से। और जब भी हम धम्म के बारे में सुनते हैं, बुद्ध के बारे में, अशोक के बारे में, तो ये बिहार का एक दिल में जो है एक प्यार उमड़ आता है। और उसकी वजह से आप लोगों के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है धम्म को लेकर काम करने की, धम्म को स्वीकार कर, धम्म के बारे में उसका जो शील उन्होंने शील के मार्ग से दिया है, जब तक हम समाज में वो ला नहीं सके, मुझे नहीं लगता हमारे समाज में कुछ गतिविधियां अच्छी तरह से हो सकती है। तो शील की जो कल्पना है समाज में लाएं। मैं आपको सबको अभिवादन करता हूं कि आपने इतने छोटे नोटिस पर अम्बेडकर साहब के इनविटेशन पर आप यहाँ सुनने के लिए आए। अच्छी मुझे आपसे भी भेंट करने का मुझे मौका मिला, समझ में भी आया कि बिहार के क्या परिस्थिति है। और जब आगे काम करेंगे आपकी और हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जय भीम।